इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के रिलेटिविटी यानी सापेक्षिता टॉपिक से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन फ्री स्पेस विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी इट्स मास, यानी जब कोई कण मुक्त आकाश में बढ़ते हुए वेग से गति करता है तब उसका द्रव्यमान। पहला ऑप्शन रिमेन अनचेंज्ड यानी नियत रहता है। दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेस यानी बढ़ता जाता है। तीसरा ऑप्शन डिक्रीजेस यानी घटता जाता है। चौथा ऑप्शन बढ़ भी सकता है तथा घट भी सकता है, यह कण के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकता है, यह डिपेंड करता है उस पार्टिकल के नेचर पे। अब देखिए यहां पे जो बात की जा रही है, मैं एकदम सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। ये पूछ रहा है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल फ्री स्पेस में गति कर रहा है, उसका वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, तब उसके मास पे उसका क्या असर पड़ेगा। अब क्लासिकली आप लोग जानते हैं कि मास वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करता, उसका कोई रिलेशन नहीं होता। यानी जैसे कोई बॉल आप फेंकते हैं और वो उस बॉल का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो आपके दिमाग में आएगा कि उसका मास थोड़ी बदल जाएगा, उसका मास नहीं चेंज होगा, उसके वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करेगा। बट मॉडर्न फिजिक्स में खासकर सापेक्षिता में जो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें यह प्रूफ होता है कि जब भी किसी पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ता है और खासकर ये वेलोसिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ता है और लाइट के वेलोसिटी के आसपास जब अप्रोच करने लगता है तो उस पार्टिकल का मास बढ़ता जाता है। और जब उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी को एकदम इक्वल कर जाएगा तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। और उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, ये ग्राफ समझिए। मान लीजिए यहाँ पे ये है वेलोसिटी पार्टिकल का और इस पे है उसका मास, और यहां पे मान लीजिए एक लिमिट है। क्योंकि लिमिट क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं वेलोसिटी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी हो सकती है, सी, लाइट की वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा गति नहीं कर सकता। तो यहां पे मान लीजिए जब पार्टिकल रेस्ट में था जीरो, तो उसका एक मास होगा जिसको हम बोलेंगे रेस्ट मास एम नॉट। अब यहां से जैसे ही पार्टिकल का वेलोसिटी इस एक्स डायरेक्शन में बढ़ेगा तो वो पार्टिकल का मास धीरे धीरे हल्का हल्का बढ़ेगा, और जैसे जैसे उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के पास आएगा ये मास तेजी से बढ़ने लगेगा। और जब उसका वेलोसिटी v इज इक्वल टू सी होगा, यानी v इक्वल टू सी होगा, तो उसका मास हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप इसका ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन ये होगा कि वेलोसिटी जब बढ़ेगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी इसका सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पे है, द इन टू इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी, यानी दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग होता है। पहला ऑप्शन डिफरेंट, दूसरा ऑप्शन सेम, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और चौथा नन ऑफ दीज। देखिए चाहे चाहे दो लीजिए, चाहे जितना आप इनर्शियल फ्रेम ले लीजिए, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो लाइट का वेलोसिटी है वो सेम रहता है। यही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट भी है। टोटल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट हैं, जिसमें एक पोस्टुलेट ये भी है कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो इनवेरिएंट होता है, वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान होता है। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पर लाइट की वेलोसिटी नहीं बदलती, लाइट की वेलोसिटी स्पेस में इनवेरिएंट होती है, यानी यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया। अगर दोनों इनर्शियल फ्रेम है तो लाइट की वेलोसिटी सेम होगा, समान होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस द प्रोसेस ऑफ एजिंग अपेयर्स टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी एक गतिमान निर्देश तंत्र में आयु वृद्धि प्रक्रिया एक स्थिर प्रेक्षक को प्रतीक होता है। अब यहाँ थोड़ा लैंग्वेज जटिल है, लेकिन मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, ये टाइम डायलेशन के बारे में बता रहा है। यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो मान लीजिए गति कर रहा है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्थिर है। तो उसने बोला कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस गति कर रहा है उसमें आयु वृद्धि की प्रक्रिया वो स्थिर वाले फ्रेम से देखने पर कैसा होगा, तो वो स्लो हो जाएगा। आप लोगों को टाइम डायलेशन में बताया गया है कि जब कोई मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो उसमें जो भी घटना घटती है वो बहुत ही स्लोली हमें प्रतीत होता है, उसके घटने का टाइम इंटरवल बढ़ जाता है। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये स्थिर है। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एस डैश, मान लीजिए कोई रॉकेट है। अब ये रॉकेट बहुत ही फास्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है हमारे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस यानी अर्थ के सापेक्ष में। अब ये जो वेलोसिटी है अगर ये बहुत ज़्यादा हो और लगभग लाइट के वेलोसिटी के रेंज में पहुंच जाए तो इस रॉकेट में जो भी घटना घटेगी वो हम अगर यहाँ पृथ्वी से देखेंगे तो हमको स्लो प्रतीत होगा। जैसे मान लीजिए इसी रॉकेट में कोई घटना घटती है, जैसे मान लीजिए कोई घटना एक छोटा सा ले लीजिए कि मान लीजिए एक पेन जो है वो एक पेन नीचे गिराया जाता है उसी रॉकेट के अंदर, और वो पेन जो है जब मैं इसी रॉकेट में बैठ के देखता हूँ तो वो पेन का वो नीचे गिरने की मान लीजिए घटना 2 सेकंड में पूरी हो जाती है।
तो आप यहाँ इस वाले फ्रेम से, एस वाले फ्रेम से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये पूरी घटना 2 घंटे में या 2 साल में पूरी होती है। यानी घटना जो घटने की दर है वो स्लो हो जाती है। इसीलिए इस रॉकेट में जो व्यक्ति बैठा होगा उसकी आयु भी, अगर आप यहाँ पृथ्वी से देखेंगे तो वो धीरे-धीरे आपको उसका बढ़ते हुए दिखाई देगा, स्लो हो जाएगा पूरा प्रोसेस, समझ में आया? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। इवन उसमें जो घड़ी होगी, अगर कोई घड़ी क्लॉक होगी तो वो क्लॉक भी आपको सुस्त होती हुई दिखाई देगी, स्लो चलती हुई दिखाएगी। इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए मूविंग सर्किल टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर अपीयर्स टू बी। यानी मान लीजिए सेम वही घटना है, एक हमारा फ्रेम ये एस है, स्थिर है पृथ्वी, और इस एक फ्रेम में एस डैश है जो कि पृथ्वी के सापेक्ष में वी वेलोसिटी से गति कर रहा है, और इसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के नियर अबाउट अप्रोच कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कोई सर्किल है, वृत्त है। अब यहाँ पे कौन सी घटना इससे जुड़ी हुई है? इससे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जुड़ा हुआ है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब सेम सर्किल को अगर मैं एस डैश इसी रॉकेट यानी एस डैश फ्रेम में देखूंगा तो मुझे ये सर्किल दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ एस में आके इसको देखूंगा जो कि स्थिर है, तो मुझे ये सर्किल, इसका लेंथ जो है, जिस डायरेक्शन में गति हो रहा है, जैसे एक्स डायरेक्शन में गति हो रहा है तो एक्स डायरेक्शन का लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, चपटा दिखाई देगा। यानी ये सर्किल का वाई वाला जो ये व्यास है ये तो उतना ही रहेगा, एक्स वाला चिपटा हो जाएगा। मतलब ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये वाला जो लेंथ है एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि गति जिस एक्सिस के अलोंग गति होता है उसी वाले एक्सिस के अलोंग जो लंबाई होता है उसी में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये वाला व्यास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये वाला जो लंबवत व्यास है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि गति वाई एक्सिस के अलोंग नहीं एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो ये सर्किल हमको कैसा दिखाई देने लगेगा, इलिप्स दिखाई देने लगेगा। समझ में आया? एक हमको दीर्घ वृत्त की तरह दिखाई देने लगेगा। तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ाया हुआ हूँ, अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो ये सारा अच्छे से पढ़ाया गया है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन, देन द पाथ ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड विल बी। एक गतिमान रेलगाड़ी से एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तब गेंद का पथ पृथ्वी से दिखाई देगा। देखिए, अगर आप उसी ट्रेन में हैं, अगर आप उसी ट्रेन में बैठे हैं और अगर बॉल को ऊपर फेंकी जाती है तो जो बॉल का पथ है वो आपको स्ट्रेट दिखाई देगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कि बॉल ऊपर गई और सीधे फिर ये आपके हाथ में गिरेगा, तो आपको तो स्ट्रेट दिखाई देगा। लेकिन जो व्यक्ति ट्रेन में नहीं है, बाहर ग्राउंड पे स्थिर खड़ा हुआ है, उसको इस बॉल का ट्रेजेक्टरी पैराबोला यानी परवलयाकार दिखाई देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर। अभी अभी मैंने आपको इसी सेगमेंट में बताया था कि 2 पोस्टुलेट हैं स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहला पोस्टुलेट ये है कि सभी इनर्शियल फ्रेम्स में भौतिकी के जो नियम है, फिजिक्स के जो लॉज हैं वो समान तरीके से लागू होते हैं, पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फ्री स्पेस में इनवेरिएंट होता है, मतलब अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट की वेलोसिटी c ही होती है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट, ठीक है, वो इनवेरिएंट होता है, बदलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला, अच्छा तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा कि 2 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन वी एम पी एंड वी एवरेज। देखिए 3 प्रकार की वेलोसिटी होती हैं। एक होता है वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक होता है मोस्ट प्रोबेबल, वी मोस्ट प्रोबेबल, और एक होता है एवरेज स्पीड वी बार। ये तीनों वेलोसिटीज होते हैं। इनमें रिलेशन क्या होता है, वी आर एम एस सबसे ज़्यादा होता है, एवरेज स्पीड यानी औसत वेलोसिटी बीच में होता है स्पीड, और सबसे कम होता है वी मोस्ट प्रोबेबल। इन तीनों को याद रखिएगा, वी आर एम एस, वी एवरेज एंड वी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक। ये तीनों में ये रिलेशन होता है। वी आर एम एस तो दिया नहीं है वी एम पी और वी एवरेज, तो यहाँ से देख लीजिए वी एवरेज वी एम पी से ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पे कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, यहाँ पे सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। ये सी पार्ट सबसे कम यही होता है, जो रिलेशन मैंने बताया इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इफ ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट चार्ज क्यू नॉट मूव्स विथ वेलोसिटी 0.6 देन इट्स चार्ज विल बी। यानी यदि कोई आवेश जिस पे क्यू नॉट आवेश है वो 0.6 यानी लाइट की वेलोसिटी 0.6 वेग से गति करता है, तब उसका आवेश क्या होगा, नहीं बदलेगा, जितना है उतना ही है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल पे चार्ज उसके वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, द वेलोसिटी ऑफ मासलेस पार्टिकल। कोई भी मासलेस पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी c होगी। जैसे फोटोन का मासलेस पार्टिकल होता है, ठीक है।
उसका रेस्ट मास जीरो होता है। तो याद रखिएगा, अगर किसी पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो है तो वो हमेशा लाइट की वेलोसिटी से चलेगा, या दूसरे भाषा में अगर कोई पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मतलब उसका रेस्ट मास जीरो रहा होगा, जैसे फोटोन। तो ये बी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन टू इनर्शियल फ्रेम। तो वो तो मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान होगी, वो निर्भर नहीं करता है फ्रेम पर। अगर दो से ज्यादा इनर्शियल फ्रेम है तो भी उसमें जो लाइट की चाल है, जो स्पीड है, वो दोनों में समान होगी, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दूसरा पोस्टुलेट यही है कि स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएंट होता है, नहीं बदलता है। पहला पोस्टुलेट बताया था ना आप लोगों को कि फिजिक्स के जो लॉज होते हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम में समान रूप से लागू होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।